Hello, good evening, everyone. आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर लाउड? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। तो ये पूछा गया था अब की बार क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि एम और एन आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। आई एम एन आपको एक इंटीग्रल दिया 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन जेड की पावर एम, और यहाँ पे दिया जेड बार की पावर एन, और यहाँ पे है डी जेड, और ये दिया है आपको सी एक कंटूर। कंटूर क्या कहा उसने? वेयर सी इज द सर्किल z belongs to C such that mod z equal to 1, मतलब इन पॉइंट्स का पाथ है। तो कुल मिला के जब आपको mod z equal to 1 दिया जाए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? mod z square is equal to 1, दिस इज वाइस वर्सा, यस और नो? क्योंकि mod हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे? यहाँ से कहोगे z बार इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? z बार इक्वल टू 1/z। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लो, उसने कहा है कि 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन जेड की पावर एम और 1/z की पावर एन डी जेड। और अब पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन आपके पास कैसा मिलेगा। यदि m इक्वल टू एन हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और 1 कैसा है? एनालिटिक। इनसाइड द कंटूर मॉड जेड इक्वल टू 1 एंड ऑन द कंटूर मॉड जेड इक्वल टू 1, तो बाई कॉची थ्योरम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। पहले वाले में तो उसने कहा है कि m+1 इज इक्वल टू n, यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ जाए? m-n इज इक्वल टू -1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा? यदि इसे मैं सॉल्व कर लूं तो इसे आप ऐसे लिख लो, m-n हो गया अब ये। तो उसने कहा कि m-n की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरे पास? इंटीग्रेशन 1/z, और यहाँ से dz। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? 2 पाई आई, बाहर भी 2 पाई आई है, तो कितना आएगा? 1। सही है। अब देखो यहाँ पे ये जो इसने 1 कहा है, तो क्या यहाँ पे ये जो उसने कंटूर दिया हुआ है ये आपका सिंपल क्लोज्ड कंटूर होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो जब भी आपको कंटूर दिया जा रहा है तो आप बहुत जगह ऐसा देखोगे कि वहां पे वो ये जो मॉड जेड इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा 1 है, इसे वो ऐसे नहीं देगा, वो देगा ऐसे जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, और थीटा की रेंज दे देगा कि 0 से लेके 2 पाई है, तो ये हुआ सिंपल क्लोज्ड। और यदि 0 से 4 पाई कर दे तो ये हो गया केवल क्लोज्ड। और उस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आती? 1/2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद भी फिर आती 2। टू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उसने ये वाला कहा, ये सही है। फिर उसने कहा कि m-n की वैल्यू यदि 1 हो जाए, m-n की वैल्यू यदि 1 हो जाएगी तो फिर से आपके पास जेड ही बचेगा, तो वो एनालिटिक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? फिर से 0 होगा। फिर उसने कहा m-n 2 हो जाए तो भी क्या होगा आपके पास? 0। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 सही था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, काफी पुराने टाइम में आया था क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया कि इंटीग्रेशन आपको दे रखा है आई के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉड जेड इक्वल टू 1 ई टू द पावर जेड डिवाइडेड बाय जेड की पावर के। अब उसने कहा है कि कोई भी इंटीजर ले आओ के, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसने कहा कि यदि आई के 0 नहीं है तो के की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। फिर उसने कहा कि यदि आपके पास मॉड आई के और मॉड आई के प्लस 1 की वैल्यू निकाली जाए तो वो लेस देन इक्वल टू रिलेशन से होगा, और आई के आपका मॉड वैल्यू के टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा। तो जरा देख लें इसे, बताओ कहाँ से करोगे इसे? अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी? हम्म, जब के आपका इंटीजर से आ रहा हो और के आपका निगेटिव हो जाए तो ये जेड की पावर के ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर ये फंक्शन टोटली एनालिटिक हो जाएगा कि नहीं मॉड जेड इक्वल टू 1 में? यस सर। तो कौशी थ्योरम में क्या होगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। और
यहाँ पे उसने फॉर एवरी इंटीजर की बात करी है, तो अब मैं किसके लिए चेक करूंगा, k इक्वल टू 0 और k ग्रेटर देन 0 के लिए। k इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर भी आपके पास क्या मिलेगा एनालिटिक, तो भी इंटीग्रेशन 0, बट k की वैल्यू यदि आपके पास 1 हो गई तो फिर आप क्या कहोगे, इसमें आपके पास कौन सी थ्योरम लगेगी जो अभी तक आपने पढ़ी है? डेरिवेटिव वाली। यस, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पावर आपके पास 1 है, तो ये क्या कहेगा कि ऊपर वाला फंक्शन आपका यदि इस कंटूर के अंदर एनालिटिक है तो फिर आपके पास किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू, 2 पाई आयोटा e टू दी पावर z, और उसकी वैल्यू कहाँ निकालोगे, z इक्वल टू 0 पे, तो कितना आ जाएगा, e टू दी पावर 2 पाई आई आ जाएगा कि नहीं, तो सॉरी 2 पाई आई और e टू दी पावर 0 1। बट यदि यहाँ पे पावर 2 3 4 5 कुछ भी हुई तो फिर क्या कहते हैं कि ऊपर वाले फंक्शन का उतनी ही बार डेरिवेटिव करके n-1 डेरिवेटिव करके और डिवाइड कर दो n-1 फैक्टोरियल। तो जो डेरिवेटिव है वो तो e टू दी पावर z ही आना है, और जब z की जगह 0 रखोगे तो भी आपके पास कितना आना है, 1 आना है। तो आपके पास जो i k मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, k-1 फैक्टोरियल एंड z की जगह रखोगे 0, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई आई e टू द पावर 0 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय k-1। तो पहला तो गलत ही हुआ, ठीक है। फिर उसने कहा कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आपके पास कैसा होगा, इंटीग्रल नॉन जीरो होगा। तो देखना जरा, जब आपके पास यहाँ पे z की पावर k आई और k आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया है, तो आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 तो भी 2 पाई आयोटा, और यदि k की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो फिर तो ये आपको नॉन जीरो वैल्यू देगा ही। तो सेकंड वाला सही हुआ, ठीक है। फिर k और k+1 में रिलेशन देख लो, तो यहाँ से मेरे पास जैसे i k आया है k-1, तो i k+1 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई आई डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। अब k-1 फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू k फैक्टोरियल, राइट। तो इसमें आपने 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई सॉरी पहले रेसिप्रोकल कर लिया, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या मिला, ये मिला आई के और ये मिला आई के -1। तो क्या इसकी बात सही है या नहीं है, बट क्या करा उसने, उसने फॉर एवरी इंटीजर लिख दिया। तो अब आप कैसे चेक करोगे, जो 0 ऑनवर्ड है उसके लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और जो 0 से पहले है उसमें क्या हो रहे थे आपके पास, उसमें हो रहे थे सब जगह 0, बोलो। यस सर। तो फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ से ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी या नहीं करेगी, कर जाएगी ये कंडीशन होल्ड, ठीक है। फिर उसने कहा कि k टेंस टू इन्फिनिटी पे मॉड आई के आपका इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है या 0 जा रहा है, k टेंस टू इन्फिनिटी पे 0। 0 जीरो। क्या हुआ, ये हो गया इसका गलत, ये हो गया इसका सही, ठीक है। सर। सर इस क्वेश्चन में जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन में। भैया मोड लगा नहीं रखा उसने या बिना मोड के बात करी है उसने, अच्छा ठीक है सर। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है, नहीं चलो आगे। अब देखो ये क्वेश्चन है गेट का, बट मैं यहाँ पे क्यों लेकर आया हूँ वो समझ लो। उसने आपको दिया ओमेगा, आपके पास है कॉम्प्लेक्स प्लेन के वो सारे नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, तो अपर हाफ होगी, ठीक है। फिर उसने कहा है कि लेट सी बी अ स्मूथ कर्व लाइंग इन ओमेगा इन अपर हाफ विद इनिशियल पॉइंट -1 + 2 आयोटा एंड फाइनल पॉइंट 1 + 2 आयोटा। तो आपके पास यहाँ पे उसने 2 पॉइंट दे दिए, ये यहाँ पे दे दिया -1 + 2 आयोटा, और इसी के ओरिजिनली यहाँ पे दे दिया 1 + के 2 आयोटा। और क्या कहा है, और मेरे पास इन दोनों को मिलाने वाला कोई सी कर्व है, मुझे नहीं पता सी क्या है। और फिर उसने पूछ लिया द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 1 + 2z डिवाइडेड बाई 1 + z dz इज, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताओ।
सबसे पहली बात, यदि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सी पे डिपेंड कर गई तो क्या आप बता पाएंगे आंसर? No, sir. नहीं। दूसरी बात, चलो ये डिपेंड नहीं करी तो मैं कैसे कंफर्म करूं कि डिपेंड नहीं करेगा, या जहां से मैं इंटीग्रेशन निकालूं वहां से मुझे सही मिलेगा, जो आंसर मिले वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो, जो उसने आपको ओमेगा दिया है, ये आपके पास एक डोमेन है या नहीं? सबसे पहले डोमेन हो या नहीं? ठीक है, डोमेन होने के बाद क्या ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है या नहीं, कि इसके अंदर कोई कंट्रोल लो आप और उसे उसी के अंदर शिफ्ट कर दो विदाउट लिविंग द स्पेस। Yes, sir. और कनेक्टेड डोमेन के अंदर ये वाला जो फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू 1+2z डिवाइडेड बाई 1+z, ये वाला फंक्शन आपके किसी भी कंटूर में, इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन में जो भी आप कंटूर लेंगे उस कंटूर के अंदर एनालिटिक रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, उस कंटूर के अंदर भी और उस कंटूर की बाउंड्री पे भी, राइट? तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 होगा। और जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कंटूर 0 हो तो फिर मैं वहां से क्या कहता हूँ? और जब आप कोशी थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हैं कि आपके पास जब डोमेन सिंपली कनेक्टेड है तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं हो, तो अब आपके पास चॉइस है, आप किसी भी पाथ से जा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर पाथ बना लो, ठीक है, यहाँ से रेडियस 1 का लेके, या फिर आप ऐसा करो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है आप इसी से कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 2 हो जाएगी कि नहीं? करेक्ट। तो सिंपल, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए और दूसरा भी तरीका है, इंटीग्रेशन -1+2 आयोटा टू 1+2 आयोटा, यहाँ पे 1 के 2z डिवाइडेड बाई 1+z, यहाँ पे ऊपर मैंने +1 कर लिया और -1 कर लिया। क्यों? ये बन गया मेरे पास 2 के 2z के 1 डिवाइडेड बाई 1+z। इसे सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 2 के 1/1+z। ठीक है, यहाँ से आपने करा, ये आपके पास पहला पॉइंट हुआ और ये आपके पास दूसरा पॉइंट हुआ। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे तो भी काम चलेगा। पहले का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2z, और दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/1+z का इंटीग्रेशन क्या होगा? Log 1 plus z. log 1+z। अब ये जो log 1+z है ये इस डोमेन में डिफाइन है, डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक है या नहीं है? या कहाँ पर नहीं है ये वाला फंक्शन एनालिटिक? इस फंक्शन को कहाँ पर प्रॉब्लम होगी, बताएगा कोई? जैसे आपने log के बारे में पढ़ा था वैसे ही log 1+z के बारे में इस फंक्शन को प्रॉब्लम होगी -1 से -1 के अराउंड जब आप घूमोगे तो फिर ये क्या करेगा, ये मल्टीपल वैल्यूज लेगा। और फिर आप कट की बात करोगे तो यदि आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेकर आते हो तो उसके लिए मुझे 2 आर्ग्यूमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, लेट अस से कि आप यहीं से जा रहे हैं तो 0 और यहाँ से कहा आपने 2π, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें ब्रांच कट लगा दूंगा s। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन होगा ही नहीं, आपके पास जो सिंगुलैरिटी है वो आपके डोमेन में है ही नहीं, तो 1 के अराउंड आप घूम ही नहीं सकते। तो जब घूम नहीं सकते तो फिर इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले फंक्शन के अंदर आप -1+2 आयोटा से 1+2 आयोटा लिमिट रख दीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसमें दूसरा काम कर लीजिए, y इक्वल टू 2 के अलोंग पाथ ले लीजिए। जब आप x प्लस के z इक्वल टू x प्लस आयोटा y में आप यहाँ से y इक्वल टू 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy 0 आ जाएगा। तो यहाँ से dz किसके बराबर हो जाएगा? dz बराबर हो जाएगा dx के। ठीक है, तो आप यहाँ पे z की जगह x प्लस आयोटा y रखिए, y की जगह 2 रखिए, पूरा फंक्शन dx में कन्वर्ट होगा। dz की जगह dx रखिए, x की लिमिट रखिए -1 से 1, और फिर आप इसका आंसर निकाल सकते। ठीक है जी? सर हम्म ये एक ब्रांच कट वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई साहब, जो फंक्शन आपका कोई मल्टी वैल्यूड है या
किसी फंक्शन को प्रॉब्लम है तो कैसे निकालते हैं उसका ब्रांच पॉइंट? सबसे पहले ब्रांच पॉइंट बता दो कैसे निकालते हैं। सर डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव जीरो या डेरिवेटिव जहां डिफाइन नहीं होगा वहां पर इसका तो डेरिवेटिव कहीं जीरो जी होगा ही नहीं। सर, जहाँ तो डेरिवेटिव -1 जेड इक्वल टू -1 आपके सेट का मेंबर है अपर हाफ में? नहीं है सर। तो ये वाला फंक्शन एनालिटिक होगा कि नहीं होगा? ये वाला तो बस ये जो -1 है, यदि ये -1 आता तो फिर इसके अराउंड यदि हम घूम पाते, सबसे पहले तो -1 सेट में आ नहीं सकता था। चलो -1 को हटा दिया, फिर आपने कह दिया कि c-1 ले लो। क्या c-1 में इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल था? नो, c-1 में इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। रीजन सिंपल सा था कि ये जो आपके पास ये वाला जो फंक्शन मिलेगा इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। है समझ के नहीं है? जी सर। तो यहाँ डोमेन में नहीं है ये, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो 1/z है उसका इंटीग्रेशन मिलेगा ही नहीं। अब तुमने मतलब 1/z माइनस जेड नॉट की बात कर लो, तुमने मुझे 1/z दिया और तुम मेरे से कह रहे हो कि यहाँ पर निकालो, बताओ यहाँ मुझे क्या समस्या है? इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा कि नहीं आएगा? और आएगा। जब इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा तो बात फिर से वही होगी कि इसका तो एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब 1/z का इंटीग्रेशन आएगा क्या? 1/z का एंटी डेरिवेटिव होगा क्या जिसका डिफरेंशिएशन करके मुझे 1/z मिल जाए? कौन होगा? एफजेड, लॉग जेड तो होगा कि नहीं? log z yes अब लॉग जेड कह देने से कि लॉग जेड तो जी सिंगल वैल्यूड भी नहीं होता, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। c-0 में सिंगल वैल्यूड नहीं होता और c-0 में ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता। डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात दूर है, बट यदि तुम जीरो के निगेटिव पार्ट को निकाल दो तब हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है क्या ये आपका जीरो के अबाउट घूमते हुए आ रहा है? तो सर फिर आपके पास एफ जेड एग्जिस्ट करेगा, भले ही लॉग जेड मिल रहा हो। लॉग जेड को समस्या होगी वो इस वाले पूरे के पूरे c-0 ये लेते हो, इसमें समस्या है। यदि कोई ऐसा पार्ट आपने लिया जिसमें जीरो आ ही नहीं रहा दूर दूर तक भी, तो फिर मुझे क्या समस्या है? आई बात समझ में कि नहीं? और फिर दूसरी बात, जब कंटूर बनाओगे तो चलो जीरो तो सेट में नहीं आ रहा, बट जीरो एनक्लोज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि जीरो एनक्लोज हुआ तो जीरो के अराउंड में लगाओगे राउंड, और जीरो के अराउंड में राउंड लगाओगे तो फिर आप 1/z का एंटी डेरिवेटिव log z नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि यदि लिया तो फिर उसे उस सर्किल पे, उस कंटूर पे होना पड़ेगा डिफाइन, बट निगेटिव वाले पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं। और हमने कहा है कि हमारा जो फंक्शन है जिसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है वो कंटूर के अलोंग कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम कंटूर के अलोंग कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कंटूर के अलोंग वो डिफरेंशिएबल ना हो? करेक्ट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, इसका आंसर बताओ जरा क्या होगा। उसने सी आपको यूनिट सर्किल दिया है और कहा है कि 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एक पॉलिनोमियल दिया 1 + z + z² और उसका मॉड का स्क्वायर कर दिए और dz, और पूछा कि इसको आप कैलकुलेट करो कि किसके इक्वल आएगा, तो जीरो के इक्वल आएगा या नॉन जीरो के भी आ सकता है। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया, जीरो आएगा नॉन जीरो आएगा? सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन निकालोगे क्लोज कंटूर पे तो वो तो क्या आएगा? वो जीरो आएगा। बट आपने इस पे मॉड लगा दिया या मॉड का स्क्वायर कर दिया, तो फिर ऐसा थोड़ा है कि ये वाला फंक्शन आपका एनालिटिक रह जाएगा, इसमें जेड बार आ जाएगा कि नहीं? और वही जेड बार यहाँ पे समस्या करेगा, उसी की वजह से इसका इंटीग्रेशन जीरो या नॉन जीरो होगा, बाकी जो एनालिटिक वाली टर्म होगी उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ से आपने क्या करा, और उसने एक चीज और करी है, यदि सिंपल मॉड जेड दे देता तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि आप इसे ओपन कैसे करोगे, इसीलिए उसने यहाँ पे आपको स्क्वायर भी दिया। ठीक है, क्योंकि तब आप इसे जेड जेड बार की टर्म में लिख के नहीं दिखा सकते, तो लिख के दिखाते भी तो कैसे दिखाते?
भाई मॉड क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? आपके पास ऐसे आ जाता 1, और हाँ तुम ऐसा कर लेते 1 + z + z² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 1 + z + z² इंटू में 1 + z बार प्लस के z बार स्क्वायर। तुमने ये स्क्वायर हटाया तो ये हो जाता है यहाँ पे। क्या फिर ये यहाँ पे आपको सिंगल वैल्यूड फंक्शन मिल बोलो रूट में कॉम्प्लेक्स में सिंगल वैल्यूड फंक्शन मिल? No, sir. ठीक है, तो यहाँ पे उसने मॉड का स्क्वायर लगाकर ही दिया है। अब मॉड का स्क्वायर लगा के दिया और आपके पास है सर्किल यूनिट रेडियस का, तो फिर से आप क्या कहोगे z/1 तो z/, क्या हो रहा है 1/z। आपने इसका इंटीग्रेशन सॉरी इसकी प्रोडक्ट करी तो पहले 1 से प्रोडक्ट कर दी तो यहाँ से आ गया 1 + के z/z² फिर z से करी तो यहाँ से z + के z/z प्लस के z/z² फिर z² से करी तो z² + के z² प्लस के z² और z/²। ठीक है, z की जगह 1/z रखो तो यहाँ से 1/z, यहाँ से 1/z² z1, यहाँ से z बचेगा तो 1/z प्लस के z² प्लस के यहाँ से z आ जाएगा 1/z रख के और यहाँ से 1। अब जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे मॉड z इक्वल टू 1 के अलोंग तो किसकी वजह से 0 और किसकी वजह से नॉन जीरो? नॉन जीरो किन की वजह से मिलेगा? या तो इसकी वजह से या फिर इसकी वजह से, बाकी इसकी वजह से 0, 1 की वजह से 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी। तो कितना हो गया 2/z हो गया। तो इंटीग्रेशन कितना आएगा 2 × 2πi आएगा कि नहीं 4πi। उसने 2πi से डिवाइड कर रखा है तो आप इसे यहाँ से हटा दो तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा। Oh. अब ये चीज ध्यान रखने वाली है, आप ये कहोगे कि सर हमने z/z⁻1 कैसे रख दिया? इंटीग्रेशन जब हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? अलोंग द यूनिट सर्किल। ये तो उसका बिहेवियर है कि इनसाइड में कोई सिंगुलैरिटी होगी तो फिर उससे आप रिलेट करके कॉशी फॉर्मूला लगा लो, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो वहां पे भी तो आप कंटूर पे ही बात कर रहे हो, तो ये तो अंदर वाला पॉइंट है। तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन हमेशा मुझे अलोंग द कंटूर ही मिलेगा। तो जब भी मैं चलूंगा तो वो सारे के सारे पॉइंट कंटूर पे होंगे और उन्हीं पॉइंट्स के अलोंग चलना है तो z इक्वल टू 1/z में रख सकता है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, ये मैं यहाँ पे क्यों रखा है? वैसे आपके पास अभी आगे आएगा तो उसके अंदर आपको अलग तरीके भी मिल जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट व्हाई हियर हम इसे अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कॉशी थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला और डेरिवेटिव वाला और लिवोलिज एक्सटेंडेड लिवोलिज, उनमें से हम किसी को यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Yes, sir. उसने एफ आपके पास होलोमॉर्फिक है, ठीक है, ऑन द डिस्क मॉड z लेस देन 2। इसकी लैंग्वेज भी देखना, क्या इसकी लैंग्वेज में कहीं पे कोई समस्या है या नहीं। assume that the only zero of f in the closed unit disk mod z less than equal to 1 is a simple zero, right, at origin। अच्छा origin भी बोल, correct। let gamma be positively oriented circle mod z equal to 1 then the integral along gamma। तो आपके पास जो फंक्शन है एफ जेड उसके पास क्या है? सिंपल जीरो है, कहाँ पे? ओरिजिन पे। ठीक है, तो z इंटू 5z लिख सकता हूँ कि नहीं? और फंक्शन आपका कैसा है? होलोमॉर्फिक है, एनालिटिक है, किसमें? मॉड z लेस देन 2 में। और जो केवल जीरो मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पर। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मॉड z लेस देन 1 के लेस देन इक्वल टू 1 के अंदर केवल एक जीरो मिल रही है, तो जब आप मॉड z इक्वल टू 1 कंटूर बनाओगे तो उसके अंदर जीरो के अलावा z इक्वल टू 0 के अलावा फंक्शन की कोई अदर जीरो नहीं होगी। यस सुनो, मतलब 5z0 क्या होगा? 5z क्या होगा? नॉन जीरो होगा ऑन दिस डिस्क, करेक्ट। अब उसने क्या पूछा आपसे?
इंटीग्रेशन पूछा 1/f(z), तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, z इंटू फाइव जेड रख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो मेरे पास इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, 2 पाई आयोटा, और उसने कहा था कि एनालिटिक फंक्शन हो ऊपर, नीचे आपके पास एक पॉइंट हो जो आपका कहाँ जा रहा हो, कंटूर में, और कंटूर में आपके पास, भैया म्यूट कर लो करणवीर सिंह, तो मॉड z इक्वल टू 1 के अंदर z इक्वल टू 0 आ गया। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कह रहा था कि जो ऊपर एनालिटिक फंक्शन बचा है उसमें डायरेक्ट z की जगह 0 रख दो। तो बताओ 1/5z एनालिटिक होगा या नहीं मॉड z इक्वल टू 1 के इनसाइड एंड ऑन द कंट्री, बोलो होगा या नहीं, एनालिटिक हो जाएगा। हो जाएगा। तो कौशी थ्योरम क्या कर रही है, 2 पाई आयोटा इनटू में 1/5 0 किया है। अब बस तुम मुझे 5 0 की वैल्यू बता दो, 5 0 आएगा क्या, 5 0 f'0 के बराबर है, तो जरा यहाँ से करके देख लूं, तो फिर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि जो हम आगे चल के फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, वो कहीं से ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस लग रही है कि कितना तगड़ा फॉर्मूला आ गया। सब तुम्हारे जो पीछे तुमने थ्योरम्स पढ़ी हैं उन्हीं की एप्लीकेशन से निकले हुए हैं। मैं बताऊंगा आपको अभी कि एफजेड के पास यदि सिंपल जीरो आ जाए तो डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव करके और तब आप यहाँ पे रख दीजिए, आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। बट वाई, तो एफ के पास सिंपल जीरो है तो आप यहाँ से एफ का डेरिवेटिव कर दो जरा, एफ डैश जेड इक्वल टू जेड का हो गया 1, यहाँ से मिला 5z, और फिर 5 का एज इट इज रखा, जेड सॉरी जेड एज इट इज रखा, 5 का कर दिया 5 डैश। अब जरा जीरो रख दो इसमें, एफ डैश जीरो क्या आ गया, 5 0 आ गया कि नहीं आ गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने, एफ डैश जीरो, कौन सा आंसर है, 2 पाई आयोटा एफ डैश जीरो। ये वाला क्वेश्चन बताना, अच्छा क्वेश्चन। डी आपके पास एक ओपन यूनिट डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क मतलब मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1, सेंटर्ड एट ओरिजिन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। फिर आगे कहा है कि एफ आपके पास बी से लेके सी पे सर एक इसमें पहले एनालिटिक, क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही है ना क्या जी, सर, सी वाला सही है ना। हाँ सी वाला सही है, 2 पाई अपॉन एन, हाँ 2 पाई। तो एफ डी से लेके सी पे फंक्शन है आपके पास, एफ इक्वल टू यू प्लस आयोटा रियल इमेजिनरी, और एफ जेड इक्वल टू समेशन ए एन जेड की पावर एन कह दिया इस पावर सीरीज। और फिर उसने कहा कि देन एफ इज कांस्टेंट इफ, ये बताना है। पहले में उसने कहा कि आपके पास एफ जेड तो एनालिटिक था, एफ कॉन्जुगेट भी एनालिटिक हो जाए, ठीक है। दूसरे में उसने कहा है कि u1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू जेड, या इसे ऐसा लिख लो, u z लेस देन इक्वल टू u1/2 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। फिर तीसरे में कुछ और आ रहा है, और लास्ट वाले में उसने कहा है कि तीसरे वाला तो अभी जब मुझे आगे चलूंगा तब पता चलेगा। लास्ट में कहा है उसने, फॉर एनी क्लोज कर्व गामा इन डी इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इज 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गामा डी विद मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्या ये आपको एफ का कांस्टेंट होना दिखाता है, पहले वाला। जब एफ जेड आपके पास फंक्शन रहेगा और वो रहेगा एनालिटिक, तो दो केस हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट होगा या वो नॉन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट हुआ तो प्रूव हो गया, ठीक है, एफ कंजुगेट भी एनालिटिक होगा। बट यदि नॉन कांस्टेंट हुआ तो फिर क्या कहोगे, उसके अंदर जेड की टर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट। जैसे अभी कल हम कर रहे थे पी जेड इंटू क्यू जेड कॉन्जुगेट करा था ना, वो एनालिटिक था, तो फिर आपके पास क्या कंडीशन में थी। तो यहाँ से एफ कॉन्जुगेट करोगे तो जब आप एफ जेड का होल बार करोगे तो ये जो जेड अवेलेबल होगा एफ जेड में, इस पूरे पे बार लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, इस जेड पे इंक्लूडिंग द कोफिशिएंट। उसने यहाँ दिया भी है, आप एफ जेड को ऐसा लिख सकते हो
कि ए नॉट प्लस के A1Z प्लस के A2Z स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। आप पूरे पे बार लगाओगे तो यहाँ इन सब पे बार लग जाएगा। अब इसे एनालिटिक होना है तो इसे फ्री फ्रॉम जेड बार होना पड़ेगा कि नहीं। फ्री फ्रॉम जेड बार मतलब कहीं दिखाई ही ना दे, तो क्या होगा आपके पास A1 कॉन्जुगेट, A2 कॉन्जुगेट, A3 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन, जितनी भी टर्म्स हैं वो सब जीरो होंगी। तो क्या बचेगा आपके पास, कांस्टेंट बचेगा। तो पहला तो सही हुआ। दूसरे के बारे में बताइए, क्या मैं लिवोलिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। क्या आपके पास फंक्शन एनालिटिक है और उसने कहा कि उसका रियल पार्ट बाउंडेड हो गया पावर किससे, लॉ। u से, तो यहाँ पे मैं कह दूं कि एंटायर प्लस बाउंडेड, तो मैं कह दूं कि यहाँ पे लिवोलिस बन जाएगी। क्या मैं कह सकता हूँ। नो। ये सुनो, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, बोल के बता दो। कर सकते हैं नहीं कर सकते। नहीं नो सर। विशाल कह सर। रहा कर सकते हैं, रेनू कह रही है नहीं कर सकते, है ना, सागर कह रहा नहीं कर सकते। जब तुम्हारे सर कर पास सकते। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात। जब तुम्हें लिवोलिस अप्लाई करनी हो तो कंडीशन बताना क्या क्या होती है, पहली दूसरी। एंटायर जल्दी से प्लस बोलो। बाउंडेड। क्या डिस्क पे एनालिटिक को एंटायर कह दो। नो। नहीं। और नहीं ये तो सर। मैंने भी आपको बताया था कि यदि तुम्हारे पास कोई एंटायर फंक्शन है तो क्या बाउंडेड सेट की इमेज बाउंडेड नहीं मिलेगी तुम्हें। यस सर। फिर यहाँ से कैसे कहें हम। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। हाँ अभी आएगा आगे, ठीक है। तो इसे जल्दबाजी के चक्कर में ये मत ना कर देना कि इसमें लिवोलिस लगाई और क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सही, इससे आंसर आ गया, बट आंसर लिवोलिस की वजह से नहीं आया, आंसर किसी और कॉन्सेप्ट की वजह से आया। सर इस पे हाँ बोल, बोलिए जी, आसिफ जी बताइए। मिल गया सर, आंसर मिल गया। मिल गया, ठीक। ठीक है जी, तो आंसर किसी और रीजन से आएगा। अब आओ जरा लास्ट वाले पे। ठीक है, थर्ड वाला तो सिंपल है। लास्ट वाले में उसने कहा आपसे कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर, इसकी लैंग्वेज समझना और फिर बताना। आपको दिया है उसने यूनिट डिस्क, मॉड जेड लेस देन सॉरी मॉड जेड इक्वल टू 1, राइट। और जो ए है वो आपके पास डिस्क के अंदर, यूनिट डिस्क के अंदर, मतलब इस सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का जो मॉडुलस है वो 1/2 या उससे बड़ा है। तो आपने यहाँ से क्या करा है, 1/2 का सर्किल बना लिया। ठीक है, इस सर्किल की बाउंड्री पे आ सकता है ए, या फिर इसके बाहर कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है जी, तो कहीं पे भी तुम ए मान लेना, या तो यहाँ पे मान लेना या यहाँ पर मान लेना, बस इन्हीं दो जगह माना जा सकता है, या तो एनुलस में या फिर अंदर वाले सर्किल की बाउंड्री। अब उसने ये कहा कि गामा आपके पास क्या था, गामा था सर्किल, मॉड जेड इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास जो ए है वो बाहर वाले सर्किल की बाउंड्री पर आ जाए, बोलो क्या कहते हो, नहीं होगा ना। अब यहां से एक चीज बताना, क्या इसके अंदर तुम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। एफ जेड आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है जो गामा के अंदर एनालिटिक है, और ए आपके पास गामा के अंदर कोई पॉइंट है, और कैसा पॉइंट है, जिसका मॉडुलस 1/2 या उससे बड़ा है। तो इसमें अभी के लिए आप कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा के क्या बताओगे कि इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा। 2 पाई आयोटा एफ डैश ए के बराबर आएगा कि नहीं।
बोलो सही है कि नहीं है? और यहां से वो कह रहा है कि 0 होना चाहिए, ठीक है। हाँ एक चीज और, वेट अ मिनट, हम गलत लेकर चल दिए। उसने ये कहा है कि फॉर एनी क्लोज्ड कर्व गामा इन डी, मतलब डोमेन के अंदर लेना है, मॉड जेड इक्वल टू 1 नहीं लेना ना। हमें जो कंटूर लेना है वो ऐसा लेना है, चाहे तो आप ऐसा करो कि इस ए को कवर करने वाला ले लो, और उसने डी के डोमेन के अंदर कहा है, ये भी ध्यान रखना। तो डोमेन के अंदर जब तुम कंटूर लेकर चलोगे तो फिर क्या तुम ये कह सकते हो कि ये जो ए है ये तुम्हारा कंटूर पे नहीं आ सकता? बोल, यदि ए कंटूर में आया या नहीं आया, दो केस हो सकते हैं कि सर आपने कंटूर ऐसा बना दिया, वो कह रहा है कि इस वाले कंटूर पे भी इंटीग्रेशन 0 है, इस पे 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. यदि गामा ये वाला कंटूर हो तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा का पूरा फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर, ये इस कंटूर पे एनालिटिक भी हो गया और इसके अंदर भी एनालिटिक है, तो बाई कॉची थ्योरम इंटीग्रेशन 0। तो एफ जेड के बारे में क्या पता चला? कुछ भी नहीं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि इस ए को तुमने कवर कर लिया, इस ए को कवर करने वाले कितने कंटूर मिलेंगे? अनकाउंटेबल। तो उन सब कंटूर पे क्या होगा? 2 पाई आयोटा एफ डैश ए आपके पास 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या पता चल जाएगा कि एफ डैश ए आपके पास क्या होना चाहिए? 0। समझ में आई बात या नहीं? बोलो जी। यस सर। Yes, sir. ठीक। क्या यहां से तुम्हें ये पता चल गया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होने से फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा? नहीं. अब आती है तीसरी कंडीशन। तुमने कहा कि हमने तो कंटूर सी के अंदर लेना है, तो तुमसे ये किसने मना कर दिया कि सी के ऊपर से ए नहीं जा सकता? चला गया ए के ऊपर से। अब बताओ, यदि इस फंक्शन को सिंगुलैरिटी रही तो फिर तो इसका इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है या नहीं है? क्योंकि हमारे सिलेबस में Yes, ही नहीं है। sir. सर ये पॉइंट नहीं समझा जो अभी बाद में आपने बताया कर्व के. बेटा एक मिनट, उसने ये कहा है आपसे कि फॉर एनी क्लोज्ड कर्व गामा इन डी, पहले इस वाली लाइन पे फोकस कर लो। जब डोमेन आपके पास है मॉड जेड लेस देन 1, ठीक है, ये आपने डिस्क बना दी, इसके अंदर कंटूर तुम्हें कैसे मिल सकते हैं? ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, जिसके अंदर ए आ रहा हो। और ए क्या है? ए आपके पास मॉडुलस 1/2 से बड़ा, मतलब 1/2 रेडियस के सर्किल उससे बाहर या फिर उसके ऊपर हो सकता है ए। ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया या नहीं? यस सर, ये क्लियर है. मैं आपको एनी का मतलब समझा रहा हूँ कि एनी क्लोज कंटूर क्या है। तो जब कंटूर के अंदर आएगा ए तब आप आराम से काम कर पाओगे, और जब कंटूर के बाहर आएगा ए तब आप आराम से काम कर पाओगे। बट जब कंटूर के ऊपर आ जाएगा ए, फंक्शन की तो सिंगुलैरिटी नहीं है ना? बोलो। नो सर। जो ए है वो फंक्शन की सिंगुलैरिटी नहीं है। उसने तो जानबूझ के यहाँ पे आपको एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए बना के दिया, बट वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन इसका अभी भी 0 होगा। तो अब बताओ, क्या आपके पास एफ जेड ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि यदि आप ए को कंटूर पे भी ले लो तो भी आपके पास इंटीग्रेशन 0 मिले? जी। कौन सा जीरो फंक्शन फंक्शन। होगा? जीरो फंक्शन। ओनली 0 फंक्शन। आप मुझे कोई फंक्शन दे दो, मैं इसका इंटीग्रेशन, उसने कहा है ना कि एनी क्लोज कंटूर पे इसका इंटीग्रेशन 0 हो रहा है। उसने कहा एफ जेड कॉन्स्टेंट हो गया, लो एफ जेड की वैल्यू जरा 1 ले लो, राइट। और अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल के दिखा दो अलोंग एनी कंटूर इन डी। यदि आपने इनसाइड लिया तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा किसका? एफ का। किस पे? ए पॉइंट पे, और वो 0 है। तो किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव का 0 होना क्या मुझे ये बता देगा कि मेरा आंसर यही आएगा?
देखो मैं तुम्हें फंक्शन ये दे देता हूँ, जेड माइनस तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, ये इस पर डिपेंड कर जाएगा, ये पे डिपेंड कर जाएगा, राइट। ठीक है। अब इसके यहाँ से आप 3 केस बना सकते हो। देखो यदि आपके पास कोई फंक्शन ऐसा आ गया जो इस ए के करस्पॉन्डिंग थी, जैसे यहाँ पे जेड माइनस ए स्क्वायर हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे एक लूप होल है कि जो आपने फंक्शन लिया है वो भी ए के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ये सुनो, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई फिक्स पॉइंट तो दिया नहीं है। ए आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसका मॉडुलस 1/2 या उससे बड़ा। तो ये वाला फंक्शन लेके बस मैं एक बार आपको दिखा सकता हूँ, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर एग्जाम्पल। बट यहाँ पे यदि आपने कांस्टेंट ले लिया तो आपके पास डेरिवेटिव वाली कंडीशन से 0 हो जाएगा। बट कांस्टेंट लेने के बाद जब आप ये वाले इस वाले वर्ड पे ध्यान दोगे कि फॉर एनी क्लोज कंटूर, तो ये आपको तब आंसर नहीं देगा जब आपका ए कंटूर के ऊपर आ जाएगा, बट मुझे तब भी इंटीग्रेशन 0 मिल रहा है। तो मेरे पास कौन सा फंक्शन मिलेगा स्पेशली, केवल और केवल 0 फंक्शन। आया समझ में या नहीं? यस। एक तो ये वाला पार्ट है। यदि इसमें वो थोड़ा सा चेंज कर दे, वो केवल ये कहे कि आप ऐसा कोई भी क्लोज कंटूर लीजिए जिसमें ए बाउंड्री पे ना आए, ठीक है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू गामा, मतलब गामा के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो पहले केस तो ऐसा होगा कि जब आपके पास इनसाइड में है ही नहीं, तो फिर आप एफ जेड कुछ भी लेकर चलो तो भी आपके पास इंटीग्रेशन 0 मिल जाएगा। एक बार आप ऐसा लेकर चलोगे कि जब इनसाइड में आएगा, इनसाइड में आने के बाद आप ये कहोगे कि आप कोई भी कंटूर लेकर आ जाओ, उस पे आपके पास जो एफ डैश ए है वो 0 ही मिलेगा। अब इससे मैं कैसे कह दूं कि आपके पास एफ डैश ए 0 मिल रहा है, तो मेरे पास फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। कोई बता सकता इसका जवाब? चलो मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ। ये उसने कहा था कि मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि अभी हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम भी आएगी, तो उसे यूज करके आप फिर आराम से जवाब दे सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा हिंट है। जब आपने कहा कि लिमिट 1/2 पॉइंट रेडियस का ये वाला सर्किल है, 1/2 रेडियस का ये सर्किल है, और इसके ऊपर या इसके बाहर कोई भी पॉइंट हो सकता है ए। अब यदि लेट अस से कि कंटूर के अंदर भी आया ए, तो ए तो यहाँ पे भी हो सकता है, ए यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब इस कंटूर के अंदर और 1/2 रेडियस सर्किल के बाहर कोई भी पॉइंट हो सकता है ए या नहीं हो सकता? बोलो यस। सही बात है या नहीं है? और जब कोई भी पॉइंट हो सकता है तो यहाँ पे बहुत सारे तो इंटीरियर पॉइंट भी मिल रहे हैं, तो एक छोटा सा तुम्हें ओपन नेबरहुड मिल जाएगा कि नहीं, मतलब डोमेन जैसी प्रॉपर्टी वाला मिल जाएगा कि नहीं। और यदि इस वाले डोमेन पे आप कोई भी पॉइंट लेकर चल रहे हो ए, और आपका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो फिर फंक्शन को क्या कहोगे आप? कांस्टेंट कहोगे कि नहीं? यस। बट ये हमें पता चलेगा आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है, कि मैं मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इसके अंदर यदि मैं आपको एक छोटा सा भी लाइन दिखा दूं या छोटा सा एक डिस्क दिखा दूं जहां पे आपका फंक्शन डेरिवेटिव 0 रख रहा है, तो फिर पूरे के पूरे डोमेन में फंक्शन डेरिवेटिव 0 रखेगा, और फिर पूरे के पूरे डोमेन में फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये केवल एक पॉइंट की बात नहीं थी, ये पूरे के पूरे डोमेन के अंदर कोई भी क्लोज कंटूर लेकर चल रहे हो उसकी बात करेंगे। सर हाँ बाउंड्री जी पे हो तो वो जीरो फंक्शन कैसे आएगा, वो थोड़ा समझ नहीं आया। बेटा, यदि आपने मेरे से ये कहा कि सर मॉड जेड इक्वल टू 1 है और 1/z माइनस, चलो 1/2 ले लो, और z माइनस 1/2, क्या इसका इंटीग्रेशन निकाल पाओगे आप? नो बोलो, सर। नहीं निकाल पाओगे। बट वो फिर भी कह रहा है कि नहीं इसका इंटीग्रेशन तो 0 आ रहा है, तो किसकी वजह से 0 आ रहा हो?
फंक्शन ऊपर जो फंक्शन है उसके वजह से। की वजह से। और फंक्शन आपके पास उस समय क्या मिल रहा होगा, यदि फंक्शन नॉन जीरो मिला, या तो ऐसा कह दो कि सर फंक्शन भी z-1/2 मिल गया, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यही है कि बात केवल 1/2 पॉइंट की नहीं है, वो कह रहा है कि एक कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो यहाँ पे 1/2 की जगह 1/2/3 भी हो सकता है, क्योंकि 0.5 से बड़ा होना चाहिए। 3/4 भी हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? जिस तो इसलिए एफ को 0 होना पड़ेगा। अभी इस वाले क्वेश्चन को एक बार रिविजिट करेंगे जब हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम आ जाएगी, और इस वाले ऑप्शन को रिविजिट करेंगे जब हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम ऑर्डर्स प्रिंसिपल आ जाएगा, इस वाले को जब हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम आ जाएगा। ठीक है, अभी तो केवल इसलिए समझाया मैंने कि क्या इसमें कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा के मैं जवाब दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि आपके पास f और g दो एंटायर फंक्शंस हैं एंड f gz is non zero for all z belongs to C. If mod fz is less than equal to mod gz, then we can conclude that fz non zero होगा, f constant होगा, f0 0 होगा, या फिर fz equal to C टाइम gz होगा। क्या करेंगे इसमें? जी को इधर ले जाके निमोनी लगा देंगे। gz को नीचे लेकर जा सकता हूँ, और नीचे लेकर जाने का रीजन क्या है? नॉन जीरो। gz 0 नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते कि fz को नीचे ले, तो gz को आप ले आए नीचे, fz भी एंटायर है आपके पास, gz भी एंटायर है, और gz इवन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पर भी 0 नहीं रख रहा है, तो क्या इस फंक्शन को कहीं पर कोई सिमिलरिटी मिलेगी? नो fz सर। अपॉन gz नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये कैसा हो जाएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो जाएगा कांस्टेंट। एंटायर प्लस बाउंडेड, अब लग जाएगी लिगोली, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो fz अपॉन gz कितना आ गया, c टाइम c, तो fz कितना आ गया, c टाइम g। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स लेके ये तीन ऑप्शन चाहो तो डिस्कार्ड कर लोगे, और ये वाला आपका सही मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, कैसे बताना। यहाँ पे उसने कहा कि f c से c एंटायर फंक्शन है, मॉड f डैश लेस देन इक्वल टू मॉड f फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कैसे करूंगा? एक अप्रोच ये है कि f डैश अपॉन f कि मॉड f डैश लेस देन इक्वल टू दे रखा है मॉड f के, तो f को लेकर आओ नीचे, ये बन जाएगा f डैश अपॉन f लेस देन इक्वल टू 1, f डैश भी एंटायर, क्योंकि एंटायर का डेरिवेटिव भी एंटायर ही होगा, और fz भी एंटायर, तो एंटायर अपॉन एंटायर एंटायर, और एंटायर प्लस बाउंडेड हो गया कांस्टेंट, तो अभी जैसे पीछे करा था, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कुछ अल्फा है, यहाँ से ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। बट हाउ यू डिसाइड कि fz नीचे आ जाएगा? यस सर, वो जीरो भी तो हो सकता है ना। क्योंकि उसने एस एस को यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी, पीछे तो उसने कहा था कि रिजेड नॉन जीरो, फिर जब पूरे जीरो होगा तो कॉम्प्लेक्स। एफ भी पूरा जीरो हो जाएगा। जब एफ के पास जीरो होगा तो एफ हाँ आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। हाँ, ये हुई ना बात, कि यदि एफ ने एक भी जीरो रख ली तो फिर उसे कंप्लीटली जीरो होना पड़ेगा, ये है इस क्वेश्चन का की पॉइंट। सर ये अब ये पॉइंट कैसे फिर से बता दीजिए। हाँ बताता हूँ ना, यही तो डिस्कस करना, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में डिस्कस। मुझे ये बताना है कि यदि आपके पास इस सिचुएशन में कोई भी फंक्शन आएगा, तो यदि उसने किसी एक पॉइंट पे जीरो ली, तो फिर उसे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जीरो होना पड़ेगा। मतलब आपके पास ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता कि जी एफ जेड इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस वन इंटू फाइव जेड हो गया, फाइव जेड कहीं भी जीरो नहीं है, और ये जीरो और वन पे जीरो हो रहा है, या वो जेड इक्वल टू जीरो पे जीरो हो रहा है, वो वन ऑर्डर की, टू ऑर्डर की, थ्री ऑर्डर की जीरो है। बताओ कोई, कैसे यूज करोगे इस कॉन्सेप्ट को, कैसे प्रूव करोगे इस कॉन्सेप्ट? इससे पहले मुझे ये पता होना जरूरी है कि यदि आप कोई भी नॉन जीरो
एनालिटिक फंक्शन दोगे तो उसकी यदि कोई भी जीरोज मिलेगी, उस जीरोज का ऑर्डर कैसा होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट। जीरो का ऑर्डर इनफाइनाइट होने से क्या मतलब? फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो जाए, या आप ये कह दो कि आपने ये कहा कि सर आपको 2 ऑर्डर की जीरो मिल रही है, फिर आपको पता चला 3 की है, फिर 4 की है, फिर 5 की है, मतलब वो प्रोसेस रुक ही नहीं रहा कहीं पर। वो हर बार आपको ये बता रहा है कि एक ऑर्डर और होगा जीरो का, एक ऑर्डर और होगा, और होगा। अब यदि कहीं स्टॉप हो गया तो फिर उससे आगे कहाँ मिलेगा? तो फिर उस केस में इनफाइनाइट ऑर्डर की ही जीरो मिलेगी कि नहीं? ठीक है, तो ये Yes, sir. वाइस वर्सा कंडीशन यूज करूंगा मैं कि यदि एफ जेड नॉन जीरो है तो उसकी जीरोस का ऑर्डर कैसा होगा, फाइनाइट। और यदि आपके पास कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट ऑर्डर की जीरो रख रहा है तो फिर उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी एक ही पॉइंट पे इनफाइनाइट ऑर्डर की जीरो रखा हो, सारे पॉइंट पे इनफाइनाइट ऑर्डर की रखी। अब बात कहाँ से आती है, इतना तो तुम्हें पहले से ही पता होगा कि यदि मैं एफ जेड और एफ डैश जेड की जीरोस के बारे में बात करूं तो इनमें रिलेशन क्या होता है। यदि इसके पास m ऑर्डर की जीरो है किसी पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट पे, तो उसी पॉइंट पे डेरिवेटिव को कितने ऑर्डर की जीरो होगी, M माइनस minus m 1। -1। m-1। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं एक्सटेंडेड लिवोलिस थ्योरम बता रहा था कि यदि तुमने मुझे एफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड की पावर n लिख के दिया है, तो जितने ऑर्डर की और जिस जिस पॉइंट पे इधर वाला फंक्शन जीरो हो रहा है और जितने ऑर्डर की जीरो रख रहा है एफ जेड में, उतने ऑर्डर की तो मिलेगी कि नहीं जब तुम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए बात कर रहे हो? बोलो, yes sir. उससे ज्यादा ऑर्डर की भी मिल सकती है, बट उतने ऑर्डर की तो मिलेगी मिलेगी, उससे कम तो नहीं मिल सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास आपने कहा कि एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड, पर आपने कहा कि एफ जीरो जीरो ही नहीं हो रहा। इसके पास कितने ऑर्डर की जीरो है, जेड इक्वल टू जीरो, वन ऑर्डर की है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास फंक्शन जो है उसमें जीरो पे जीरो मिल ही नहीं रहा। इज इट पॉसिबल? बोलिए, हो सकता है ऐसा? नहीं। नो सर। यहाँ पे क्या है रिलेशन, इन्हें आप अभी एज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन देखो, नॉट अ डेरिवेटिव। कि राइट वाला फंक्शन लेट अस से किसी पॉइंट पे आपको जीरो दे रहा है, एफ जेड आपका किसी पॉइंट पे जीरो हुआ, लेट अस से जेड नॉट। तो इनइक्वालिटी तो ये कह रही है कि आपके पास जो मॉड एफ डैश जेड है ये भी जेड नॉट पे जीरो होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? Yes sir. अब लेटर से इसके पास मिला वन ऑर्डर, तो इसके पास कम से कम वन ऑर्डर का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जी sir. और अभी अभी आपने क्या कहा, यदि एफ जेड के पास वन ऑर्डर का मिलेगा जीरो तो एफ डैश जेड के पास तो जेड नॉट पे जीरो मिलेगा ही। सही बात है या नहीं? और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है फाइनाइट ऑर्डर की जीरो के लिए, क्योंकि आप एक कम कर दे रहे हैं। तो क्या एफ जेड के पास कभी फाइनाइट ऑर्डर की जीरो होगी? No sir. नहीं। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाऊं तो, मान लो कि तुमने कहा कि मेरे पास z इक्वल टू जेड नॉट पे m ऑर्डर की जीरो है। यदि मैं ये दिखा दूं कि f डैश जेड लेस देन इक्वल टू मॉड एफ जेड की वजह से आपको एफ जेड पे m से ज्यादा ऑर्डर की जीरो मिलेगी, तब तो मान जाओगे कि एफ जेड आपका जीरो ही फंक्शन बने, या एफ जेड के पास कभी कोई फाइनाइट ऑर्डर की जीरो नहीं मिलेगी। आपने कहा कि जी बस एक ही पॉइंट पे जीरो ले रहा हूं और नहीं ले रहा हूं, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट की पावर m और फाइव जेड। अभी फाइव जेड पे मैंने कोई कंडीशन नहीं करा, बट यदि मैं ये कह रहा हूँ कि एफ जेड के पास m ऑर्डर का जीरो होगा तो फाइव के पास तो जीरो नहीं मिलना चाहिए जेड नॉट को। और यदि मैं ये दिखाऊं कि फाइव जेड नॉट भी जीरो है तो फिर आप ये कहोगे कि m ऑर्डर का जीरो नहीं होगा, m से ज्यादा ऑर्डर का होगा।
और ऐसा आप हर बार कहोगे। ठीक, तो जरा इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो। एफ डैश इक्वल टू एम जेड माइनस जेड नॉट की पावर एम माइनस वन फाइव जेड प्लस के जेड माइनस जेड नॉट की पावर एम फाइव डैश जेड, या मॉडुलस लेस देन इक्वल टू यहाँ से जेड माइनस जेड नॉट की पावर एम इनटू में फाइव जेड मॉड। जब मैं ये करता हूं कि जब ये आपकी पूरी कंडीशन सभी जेड के लिए ट्रू है, तो जब जेड इक्वल टू जेड नॉट होगा उसके लिए तो ये वैसे ही ट्रू हो रहा है, करेक्ट। जब मेरे पास जेड माइनस जेड नॉट की पावर एम ये दे रखी है और यहाँ से पावर मिलेगी एम माइनस वन, तो क्या मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ये बताइए, ये बात मेरी सही है या गलत है? जैसे कल भी किया था मैंने कि जी यहाँ से एफ जेड आपके पास मिल गया था ए नॉट प्लस के ए वन जेड एंड अप टू सोन ए एन जेड की पावर एन, और इधर कहा था मॉड जेड की पावर एन और फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो मैंने यहाँ पे पहले जेड की जगह जीरो रख के ए नॉट को जीरो करा, फिर ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर, इसमें से जेड कॉमन लेके फिर जेड को कैंसिल आउट कर दिया। क्या ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये पूछ रहा हूँ, बोलो। दिस इज अ वैलिड टास्क और नॉट? नहीं कर सकता? चलो, जैसे तुम्हें मैंने लिख के दिया जेड प्लस के जेड स्क्वायर का मॉडुलस, यहाँ पे कोई भी लिख दे रहा हूँ, है ना। चलो ऐसा लिख दिया मॉड जेड स्क्वायर, या यहाँ पे कुछ सी भी लिख दिया फॉर ऑल जेड। तो जब मैं जेड इक्वल टू जीरो रखूंगा तब तो ये सेटिस्फाई हो ही रहा। जेड नॉन जीरो के लिए भी होना चाहिए कि नहीं, बोलो सही बात है या नहीं? और जब जेड नॉन जीरो के लिए होना चाहिए तो फिर कैसे करूं? यहाँ से आपने मॉड जेड कॉमन ले लिया, तो मॉड जेड कॉमन आया, यहाँ से आया वन प्लस के जेड स्क्वायर का मॉडुलस, इसे लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस के सी मॉड जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या मिलता है, मॉड जेड कॉमन ले लो तो यहाँ से मिल जाएगा मॉड वन प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के सी मॉड जेड लेस देन इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट आपकी क्या मिल रही है, लेस देन इक्वल टू जीरो मिल रही है। हमने यहाँ पे z इक्वल टू जीरो वाला केस पहले से डिस्कस कर लिया, अब मुझे z नॉन जीरो के लिए करना है। तो किसकी वजह से मिल रहा होगा, मॉड z की वजह से निगेटिव मिलेगा या इसकी वजह से निगेटिव मिलेगा? बोलिए, मॉड z तो हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो फिर आप सी क्या की कहोगे, वजह से। है ना, सेकंड वाले पार्ट की वजह से। तो यहाँ पे आप कहोगे कि वन प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के सी मॉड जेड ये लेस देन जीरो हो रहा होगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट। तो जब मैं जेड नॉन जीरो लेकर चल रहा हूँ, जेड जीरो लेकर चल रहा हूँ, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ से क्या आया, वन प्लस के जेड स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू सी मॉड जेड। तो ये ऐसा ही नहीं हुआ कि हमने मॉड जेड को मॉड जेड से कैंसिल आउट कर दिया है, क्योंकि वो सभी के लिए सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से भी सेम काम कर रहा हूँ, z माइनस जेड नॉट की पावर m माइनस वन, यहाँ से भी m माइनस वन और यहाँ से भी m माइनस वन कर दी कैंसिल आउट। तो यहाँ से तुम्हें मिला m फाइव जेड प्लस के z माइनस जेड नॉट फाइव डैश जेड का मॉडुलस एंड लेस देन इक्वल टू, फिर यहाँ पे मिला z माइनस जेड नॉट का मॉडुलस इनटू में फाइव जेड। अभी भी फॉर ऑल जेड के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तो जेड की जगह जेड नॉट रखोगे तो देखना जरा यहाँ से क्या मिलेगा, फाइव जेड नॉट मिलेगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास फिर से फाइव जेड नॉट के पास जीरो मिल गई कि नहीं मिल गई, बोलो। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि आपके पास कभी फाइनाइट ऑर्डर की जीरो मिल ही नहीं सकती, और जब फाइनाइट की नहीं मिल सकती तो इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट ऑर्डर की जीरो कौन रखेगा, केवल जीरो। तो कुल मिला के दो केस होंगे, या तो एफ टोटली जीरो होगा या एफ जीरो होगा ही नहीं।
जब एफ जीरो नहीं होगा तो आप एफ डैश अपॉन एफ को कांस्टेंट लेकर चल सकते हैं, और जब एफ जीरो होगा तो आपके पास एक अलग से फंक्शन और मिल गया। ठीक है, जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपके पास मिल जाएगा एफ जेड इक्वल टू यही वाला फंक्शन बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड। अब इसे फिर से आप देखोगे अल्फा बीटा पे क्या कंडीशन है, तो एफ डैश जेड का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू आना चाहिए मॉड एफ के, तो इसका डेरिवेटिव कर दिया तो बीटा अल्फा ई टू द पावर अल्फा जेड, और यहाँ से बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड। ठीक है, फिर से वही बात आएगी, बीटा आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जब जीरो होगा तब भी ट्रू, और जब नॉन जीरो है तब भी ट्रू। तो जब नॉन जीरो होगा तो बीटा को आप यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ई टू द पावर अल्फा जेड का मॉडुलस वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा मॉड अल्फा लेस देन इक्वल टू, तो कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन। और क्योंकि बीटा आपके पास कहाँ से आ रहा है, सी से, तो आपके पास कितने फंक्शन मिलेंगे, अनकाउंटेड अनकाउंट। जाएगा। ठीक है, और जब आपके पास बीटा जीरो हो जाएगा तो इसमें जीरो फंक्शन भी आ जाएगा। करेक्ट है, अदरवाइज आपके पास फंक्शन कैसा रहेगा, एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना आर में जीरो होता है ना सी में जीरो होता है। एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला, इससे कैसे करें, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड की पावर पी, और आपके पास z बिलोंग कर रहा है c माइनस जीरो। ठीक है, वो ये पूछ रहा है, अब देखना क्या पूछा उसने, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक फंक्शन g फ्रॉम c माइनस जीरो टू c सच दैट एफ जेड इक्वल टू g डैश जेड। आपके पास एक ऐसा फंक्शन मिल जाए g सच दैट g का डेरिवेटिव f के बराबर हो जाए, तो बताओ g क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज कंटूर इसका जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर, जीरो होना यस चाहिए। सर। बिल्कुल होना चाहिए। अब तुम इसका इंटीग्रेशन निकाल दो सिंपली, क्या आएगा। ठीक है, बताओ कैसे निकालोगे, क्या इसे ऐसा करूं मैं कि जी इंटीग्रेशन और जीरो को कवर करता हुआ कोई भी कंटूर बना लिया और सिंपल क्लोज कंटूर बना लिया, तो फिर आप क्या कहोगे, एक्सपेंड कर लो। क्या इसमें कॉशी थ्योरम नहीं लगा सकता मैं, कौशी, यस सर। कौशी क्या कहेगा, कौशी कहेगा कि भैया नीचे वाला पॉइंट आपका यदि कंटूर के अंदर जा रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कितनी बार, p माइनस वन टाइम, है ना। और ये आपका p माइनस वन टाइम डिवाइडेड बाई होगा p माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में 2 पाई, साथ में z की जगह क्या रखोगे, जीरो। अब बताओ साइन का डेरिवेटिव यदि वापस से साइन मिल गया तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं, और साइन का डेरिवेटिव कोस मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। तो बताओ p की क्या वैल्यू होनी चाहिए, p माइनस वन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, p माइनस वन पी इवन होना माइनस चाहिए कि वन p माइनस वन इवन, इवन होना चाहिए पी माइनस। ओड में तो क्या होगा, जैसे साइन का एक बार डेरिवेटिव करा तो कोस, दो बार करा तो फिर से साइन। ठीक है, प्लस माइनस छोड़ दो, वो क्या आएगा वो डिसाइड कर लेना। फिर तुमने तीसरी बार करा तो फिर से कोस, फिर चौथी बार करा फिर से साइन। तो जब p माइनस वन इवन होगा तो इंटीग्रेशन जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कहते हो, सही है या नहीं, या कहीं पे कुछ लूप होल है। जवाब तो दे दो, सही p है सर। इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, तो ऑल इवन इंटीजर ये गलत। ठीक है, ऑल ओड इंटीजर ये सही, 3 के मल्टीपल उसमें इवन भी आ जाएंगे, 4 के मल्टीपल इसमें इवन आएंगे। इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास
3 से 4 तरीके हैं, बट ये जो तरीका आपके साथ डिस्कस करा, दिस इज द फर्स्ट टाइम। बस ध्यान आ गया। अदरवाइज क्या करते थे, हम ये चेक करते थे कि ऊपर वाले फंक्शन के पास भी जीरो है और नीचे वाले फंक्शन के पास भी जीरो है, जो सिंगुलैरिटी में करते हैं, और फिर आप वहां पे जीरो का ऑर्डर डिसाइड करते हो और फिर आगे जाके उसे एक्सपैंड करके तब उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। बट जब तुमने कॉशी थ्योरम पढ़ी, अब ये केवल एक नेग्लिजेंस है कि कॉशी थ्योरम में कभी ये नोटिस ही नहीं करा कि क्या उसने ये मना करा है कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर जो भी एन दे रहा है, कि जो आपके पास एफ है वो ए पे जीरो नहीं होगा। क्या उसने कहा ऐसा कहीं पर भी? नो सर। हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। आई बात समझ में नहीं आई? बोलो। और सिंपल सी बात है, यदि एफ जेड में जेड की जगह ए रखने पे जीरो भी रहा तो जेड माइनस ए की पावर तो पॉजिटिव आएंगी कि नहीं आएंगी? और पॉजिटिव पावर यस से सर। मुझे क्या दिक्कत है, डेरिवेटिव करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हाँ डिनोमिनेटर में आ रहा होता तो कहते कि सर एनालिटिक ही नहीं होगा, तो फिर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से डिनोमिनेटर में आएगा, जेड की जगह ए रखोगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा, तो आंसर कहां से मिलेगा? तो बात वैलिड थी। बट यहाँ तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है कि एफ जेड ए पे जीरो हो या ना हो, मुझे तो नीचे देखना है बस। और उससे देखा तो मेरा क्वेश्चन ये तो, मतलब जब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे तो कम से कम 5 मिनट तो आराम से खा के जाएगा कि साइन जेड का एक्सपेंशन करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन देखेंगे और तब जाके जवाब देंगे। यहाँ मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन ये वाला देखिए, ये भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आया था, बहुत समय कंज्यूम करता है, बट क्या इसे हम अपनी अप्रोच से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, जस्ट एक ट्राई करेंगे। उसने डी आपको कहा है कि एक ओपन डिस्क है एंड सी आपके पास एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री मॉड जेड इक्वल टू 1 है, मतलब यूनिट सर्किल। आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं डिस्क के अंदर, तो सबका मॉडुलस 1 से लेस होगा। सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट है एन, इन एन पॉइंट से आपने बनाया एक पॉलिनोमियल किए। फिर उसने कहा है कि डिग्री एन का है, एफ आपके पास एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है इन एन ओपन नेबरहुड ऑफ डी क्लोजर, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 वाला ही ले लीजिए, एंड डिफाइन पी जेड इज इक्वल टू दिस। Which of the following statement are true? P is a polynomial of degree n, P is a polynomial of degree n minus 1, P is a rational function on C with poles, और PZJ equal to FZJ। चलो जी चेक करें। सबसे पहले ये वाला जो फंक्शन है एफजाई, ये सी के अंदर एनालिटिक होगा कि नहीं होगा? उसने कहा है। अब देखो उसने अपने आप से कह दिया कि एफ होलोमॉर्फिक है इन एन ओपन नेबरहुड ऑफ डी क्लोजर। गड़बड़ नहीं कर रखी इसने यहाँ पे। डी क्लोजर के ओपन नेबरहुड में है, तो मॉड जेड इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 के अंदर तो एनालिटिक नहीं दिया उसने। हाँ इसमें हो सकता है, और इसमें एनालिटिक होके मैं बाउंड्री जो कंटूर लेकर चल रहा हूँ वो ये वाला लेकर चल सकता हूँ। बोलो क्या ये बात सही है गलत है? सर वो जी के लिए दिया है कंडीशन और नीचे एफ के लिए दिया है। नहीं बेटा, जो मेरे पास फंक्शन है वो जाई में है या नहीं है? और जाई में है तो मैं इस पूरे फंक्शन को देखूंगा कि नहीं?
हाँ हाँ करेक्ट है ना? तो फिर उसी के हिसाब से डिसीजन होगा। आप इसे ऐसा कर लो, इसे अलग अलग कर लो, तो आपके पास क्या हो गया, एफ जाई डिवाइडेड बाई जाई माइनस जेड और जी जाई, ठीक है, और माइनस के, यहां से आपके पास हो गया एफ जाई जी जेड डिवाइडेड बाई जाई माइनस जेड और जी जेड, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन के लिए बात करते हैं। चलिए, मेरा पर्पज ये है कि क्या मैं इसमें सर यहाँ पर Quotient- ऊपर आपने जो जी जाई लिखा है वो कैंसिल नहीं हो गया एफ से मल्टीप्लाई होके? पहले वाले में हाँ कैंसिल ही करना था, अब ठीक है, दूसरे वाले में एज इट इज रहेगा, जी सर। ठीक है ना। मेरा पर्पज ये है कि क्या मैं इसे, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं कोई एग्जांपल लूं, एन की वैल्यू कोई फिक्स करूं, तो फिर तो आप इस वाले क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, बट यदि फिक्स ना करूं तो मैं यहाँ पे क्या कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि नहीं, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट ये तो अभी नोटिस करा मैंने, क्योंकि एफजेड उसने होलोमोर्फिक दिया है इन एन ओपन नेबरहुड ऑफ डी क्लोजर, तो सिंपल सी बात है, डी क्लोजर में उसने एनालिटिक नहीं दिया, तो उसकी बाउंड्री पे मैं एनालिटिक नहीं लेकर चल सकता, तो क्या फिर मैं इसका इंटीग्रेशन मॉड जेड इक्वल टू 1 के अलोंग कर सकता हूँ? नो और ये यहाँ पे जाई आएगा, जाई। फिर तो यदि आपको मैं एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 दे दूं, बताओ ये इसमें कोई समस्या कर रहा है? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है उसकी? ओपन डिस्क के, क्लोज डिस्क के किसी ओपन नेबरहुड में ये क्या है, एनालिटिक है, बट इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे होलोमोर्फिक वो डी क्लोजर में ही दे रहा होगा आपको, और डी क्लोजर में होलोमोर्फिक देने के बाद आप कंटूर बाहर वाली बाउंड्री लेकर चल सकते हैं जब आपको रीजन दिया जाता है, ठीक है। तो चलो, पहला पॉइंट तो ये कि जो एफ जाई है वो जाई इक्वल मॉड जाई इक्वल टू 1 इसके अंदर और इसके ऊपर भी एनालिटिक है, और यहां से है जाई माइनस जेड। ये जो जेड पॉइंट है, यदि आपके पास जैसे यहाँ पे आपने पी जेड कहा है, आप Z1 रखोगे, Z2 रखोगे, Zn रखोगे, तो सारे के सारे जो जेडाइज हैं वो डी के अंदर है, और डी के अंदर है तो इस यूनिट सर्किल में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यहाँ पे तो तुम्हारा डायरेक्ट लग गया कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई आई एफ जेड आई के, सही है। और बाहर 2 पाई आई से डिवाइड भी कर रखा है, तो चलो इसे हटा दो यहाँ। अब आओ जरा सेकंड वाले में, जी जेड जो है वो तो जाई का फंक्शन ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही क्या करनी, वो तो एज इट इज यूज हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा आपको एफ जाई और यहाँ से मिलेगा आपको जी जाई, और यहाँ से मिलेगा जाई माइनस जेड। तो जब आप Z1 Z2 Z3 ये रखोगे, तो अब देखना है कि अब आपके पास सिचुएशन क्या होगी। यहाँ से तो आपको मिल गया एफ जेड आई। जब आपने यहाँ पे इस वाले फंक्शन में एफ जाई और जी जेड आई डिवाइडेड बाई जाई माइनस के जेड आई, और यहाँ पे जी जाई, इससे थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो एफ जाई तो आपके पास एनालिटिक रहेगा ही रहेगा, जी जेड आई करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, फिर तो जीरो हो जाएगा। डन, सही है कि नहीं है, बोलो। हाँ जी, एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ जी, ये वाला फंक्शन जैसे ही तुम कोई भी जेड आई रखोगे, और जेड आई कहाँ रखा जाएगा, जी जेड में रखा जाएगा, और जी जेड में रखोगे तो आप Z1 रखोगे, Z2 Z3 Z4 Zn, तो जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो आपके पास लास्ट वाला यस। ऑप्शन तो कंपल्सरीली ट्रू हो गया। अब बात करते हैं कि P इज अ रेशनल फंक्शन ऑन C,
ठीक है। p इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 और p इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब यहाँ पे fz पे भी डिपेंड कर रहा है। यदि fz आपके पास जीरो ही फंक्शन हो गया तो फिर आपके पास pz जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। है? और यदि fz आपके पास नॉन जीरो हुआ, हाँ fz नॉन जीरो हुआ, तो फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा क्या है। pz में, ठीक है। तो जीरो के लिए तो ये जीरो से तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर उसने कहा कि p इज अ रेशनल फंक्शन ऑन c विद पोल्स एट z1 z2 zn। अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि pz मुझे मिलता क्या है, तो मुझे यहाँ से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आ जाओ जी, इसे करते हैं सॉल्व। ये अब सिंपल z रख लो आप, तो यहाँ पर भी z। तो ये हो गया आपके पास fz। वैसे तो gz तुम्हारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इस वाले gz को तुम बचा दो बाहर, और तुम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे इस वाले फंक्शन का, इस फंक्शन का कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास fz तो एनालिटिक दिया हुआ है और gz आपके पास पॉलिनोमियल है। तो ये जो आपके पास पॉइंट होंगे z, z1 z2 zn, ये आ जाएंगे कंटूर के अंदर। अब ये कंटूर के अंदर आएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? यहाँ से हम बनाएंगे नॉन ओवरलैपिंग सर्किल। मान लो कि ये z1 हुआ, ये z2 हुआ, ये z3 हुआ, तीन ही लेकर चल लेते हैं। नॉन ओवरलैपिंग सर्किल बनाए तो इसको निकाला तुमने इंटीग्रेशन। क्या आएगा इंटीग्रेशन? जीजाई की जगह जरा पॉइंट्स लग लो, यहाँ पे रखते हैं। ये थोड़े पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट ले लो। यहाँ पे 2 पॉइंट लिए तो इंटीग्रेशन जीजेड आपका बाहर चलता ही रहेगा। यहाँ से आएगा आपके पास इंटीग्रेशन एफ जाई, यहाँ से जाई माइनस के जेड, यहाँ से जेड जाई माइनस z1 और जाई माइनस के जेड। ये आपके पास पॉइंट मिलेगा कोई आर्बिट्रेरी, जेड इनसाइड में है या नहीं है। और तो यदि z1 के लॉन्ग करा, z2 के लॉन्ग करा तो क्या मिलेगा? z1 के लॉन्ग करूंगा तो पूरा का पूरा फंक्शन चला जाएगा इसमें, तो यहाँ से मुझे मिलेगा z इंटू f z1 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z, और यहाँ से z1 माइनस के z। जब मैं z2 के लिए करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस के एफ z2 डिवाइडेड बाई यहाँ से z2 माइनस z और फिर z2 माइनस z हो। ठीक है, अब इसमें मैंने एलसीएम लिया, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? जीजेड इंटू z1 माइनस z इंटू z1 माइनस z2 इंटू और z2 माइनस z। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास? इसमें मल्टीप्लाई होगी z2 माइनस z से z1, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी z1 माइनस z f z2 से। तो यहाँ पे कुछ मिला नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे जीजेड भी तो आ रहा है, तो जीजेड में z1 माइनस z2 और सॉरी z1 माइनस z और z2 माइनस z, ये तो हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल आउट, तो बचेगा z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 बचेगा, तो वो तो आपके पास कांस्टेंट है। हाँ जी, हो गया। जब मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मेरे पास n दे रखी है, तो आप 2 3 4 ऐसे मान के चल लो
जब भी मेरे पास ये सिंगुलरिटी मिलेगी, मैं आपको कौन से इंटीग्रेशन की वैल्यू बता रहा हूँ, इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू बता रहा हूँ। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो जी जेड है वो तो फ्री फ्रॉम जाइए, तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आ सकता हूँ कि नहीं? इसका इंटीग्रेशन में सच कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। रोल होगा किसका? एफ जाई का, जाई माइनस जेड का और जी जाई का। तो मैं आपको एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड इंटू जी जाई इसका इंटीग्रेशन आपको दिखा रहा हूँ मॉड जेड इक्वल टू 1 के अलोंग करके। इसे ध्यान से देखिए, एफ जाई डिवाइडेड बाई जाई माइनस जेड इंटू में जी जेड। आपके पास जो जी फंक्शन है जी जेड, वो है जेड माइनस के जेड वन, जेड माइनस जेड टू, ठीक है। मैं 2 पॉइंट के लिए दिखा रहा हूँ, फिर इसे जनरलाइज कर देंगे। तो आपके पास क्या होगा, ये जो जेड वन और जेड टू है ये कंटूर के अंदर मिल रहे हैं। कहीं पे जेड वन यहाँ पर मिल गया और लेटेस्ट से जेड टू यहाँ पर मिल गया। तो जो मेरे पास कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है या कॉशी थ्योरम थी, इंटीग्रल फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, वो ये कह रही थी कि आप चाहे मॉड जेड इक्वल टू 1 के अलोंग इंटीग्रेशन कर लो, या फिर ये जैसे आपने कंटूर मुझे दे दिया सी, या फिर आपने Z1 के अलोंग C1 बना के दे दिया, Z2 के अलोंग C2 बना के दे दिया, आप C1 और C2 के अलोंग करके उसका सम कर दो। बात सही है कि नहीं? बोलो, ठीक है। तो मैं मॉड जेड इक्वल टू 1 पे जो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अलोंग द कंटूर C1 प्लस अलोंग द कंटूर C2। अब जब C1 ले रहे हो तो उसमें आएगा Z1। जरा जी जाई की यहाँ पे वैल्यू मैं ओपन करूं तो ये मुझे मिलेगा जाई माइनस के Z1 और यहाँ से मिलेगा जाई माइनस के Z, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। एफ जाई आपका C1 के अंदर और ऊपर एनालिटिक, करेक्ट। ये जो आपके पास नीचे फंक्शन मिला जाई माइनस के Z और यहाँ से आपके पास जाई माइनस के Z2, ये भी एनालिटिक होगा। इज इट क्लियर? इसके अंदर, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, ये जो Z है यदि ये हुआ Z1 तो फिर हो जाएगा 2 ऑर्डर का, तो फिर यहाँ पे डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। बट ये जो Z है ये मैं आर्बिट्रेरी मान के चल रहा हूँ, तो जब आप कोई भी Z1 से डिफरेंट लेंगे तो आप उसे Z1 के कंटूर से बाहर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलो, जब ये Z1 नहीं होगा तो बात सही है। तो फिर ये वाला फंक्शन भी क्या हुआ? एनालिटिक हुआ। तो आपके पास C1 कंटूर पे एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड इंटू जाई माइनस जेड टू, और जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा आपके पास Z1 वाला। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कह रहा था कि डायरेक्ट ऊपर वाले फंक्शन में जाई की जगह क्या रख दो? Z1। Z1। ऐसे ही सेकंड वाले में यहाँ पे जाई माइनस जेड टू नीचे आ जाएगा, यहाँ पर Z1 आ जाएगा, और फिर आप कहोगे कि जाई की जगह क्या रख दो? Z2। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? 1/2 बाहर चल ही रहा है, तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन मिलेगा एफ Z1 डिवाइडेड बाई यहाँ से Z1 माइनस के Z और इंटू में Z1 माइनस के Z2, फिर आएगा यहाँ पे प्लस का एफ Z2 और साथ में आ जाएगा आपकी बार Z2 रखना है तो आएगा Z2 माइनस के Z और साथ में आ जाएगा Z2 माइनस Z। जब आप इसे सॉल्व करोगे वो है इसका इंपॉर्टेंट। इस पूरे के पूरे में जो आपके पास, जैसे आप Z इसमें तीसरा पॉइंट भी लेकर आ जाओ, Z3 भी लेकर आ जाओ, तो आपके पास क्या मिलेगा? यहाँ पे Z1 माइनस Z2 मिलेगा, यहाँ पे Z1 माइनस के Z3 मिलेगा, साथ में यहाँ पे आपके पास Z2 माइनस Z1 मिलेगा, Z2 माइनस के Z3 मिलेगा, और जो Z3 वाला रहेगा, ठीक है, Z3 वाला रहेगा, उसमें आपको मिलेगा Z3 माइनस Z, यहाँ पे मिलेगा Z3 माइनस Z1 और यहाँ से मिलेगा Z3 माइनस Z2। आपके पास दो फैक्टर कॉमन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस सर। ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो फिर मतलब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट दो के प्रोसेस में आपको आराम से समझ में आएगा। आपने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया Z1 माइनस Z इंटू Z1 माइनस के Z2 और यहाँ से Z2 माइनस के Z, ठीक है। पहले वाले में Z2 माइनस Z से मल्टीप्लाई हो जाएगी एफ Z1, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पता वो भी नहीं है
कि एलसीएम लेके आपको नीचे क्या मिला, ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर वाले की मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नीचे आपको ये तो पता है कि पूरे एलसीएम में क्या जाएगा आपके पास, जेड माइनस, जैसे पहले वाले में रखोगे तो Z1 माइनस जेड, यहाँ से आपको Z2 माइनस जेड, तीसरे वाले में Z3 माइनस जेड, चौथे वाले में Z4 माइनस जेड, और साथ में किसकी प्रोडक्ट हो रखी थी हमारा बाहर, जीजेड की। और जीजेड में क्या है, जीजेड में यही तो है सारे, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, Z माइनस Z3, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे डिनोमिनेटर से? बचेगा क्या, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4, इस तरह से बचेंगे, और वो क्या होंगे, होंगे कांस्टेंट। तो आपके पास जो पीजेड मिलेगा, क्या वो आपको रेशनल फंक्शन विद पोल्स मिलेगा? बोलो। हाँ सर। नीचे आपके पास कांस्टेंट आएंगे, नॉट अ सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो यदि इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना हो तो ये 3 पॉइंट तो आपके आराम से डिस्कस हो जाएंगे, और इसे चेक करने के लिए आप इसमें यूज करेंगे जनरलाइजेशन। ठीक है, कि यदि इसे पोल मिला तो वो n=1 के लिए भी मिलेगा, और पोल नहीं मिला तो वो किसी के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पॉइंट पे पोल मिल गया और 3 पॉइंट पे नहीं मिला, या 1 पॉइंट पे नहीं मिला। तो फिर आप n की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं कि इसे यहाँ पर पोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, जो कि नहीं मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सर एफ को जीरो लेके भी तो कर सकते हैं। क्या जी? एफ को जीरो लेके भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, अच्छा हाँ, एफ को जीरो लेके, हाँ एफ को जीरो लेके तो इसके तीनों ही हो गए। बट इसमें पता उसे बोलना चाहिए कि एफ आपके पास कैसा होगा, नॉन जीरो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाए हुए। और इस क्वेश्चन में यदि एफ जीरो लिया तो ये 3 ऑप्शन तो तुम्हारे वैसे ही डिस्कार्ड होगा। सही है नहीं है? और फिर इससे आगे की बात, तुम एफ को जीरो ले लिया तो फिर तो तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन बचा, और ये वाले ऑप्शन में भी क्या हो जाएगा, पी जेड जे भी जीरो हो जाएगा, Z1 Z2 Z3 सब पे जीरो हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे कैसे मैं जस्टिफाई करूंगा कि एफ जेड जे ही मिलेगा, तो वो तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक, इसे जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री लेकर चेक करेंगे ना, तो हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल मिलेगा, है ना। जैसे मैं आपको 1 डिग्री पे चेक करके दिखाता हूँ, है ना, कि ये जब एफ जेड नॉन जीरो होगा तो ये पॉलिनोमियल ही मिलेगा। जैसे तुमने जी जेड को लिया Z-1, यहाँ पे तुमने रख दिया, तो एफ जाई अपॉन हमारे पास मिल रहा था जाई माइनस के जेड, ये तो पहले वाला था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरे वाले में था एफ जाई जी जेड, और यहाँ से था आपके पास जाई माइनस जेड और जी जेड। इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आ रहा था, एफ एस जेड के, सही है ना, माइनस के। यहाँ से जी जेड तुम ले लो बाहर, आपके पास एफ जाई आ गया, और यहाँ से जाई माइनस के जेड आ गया, और यहाँ से जी जाई आपके पास आ जाएगा जाई माइनस जेड। ठीक है, जो Z1 पॉइंट है वो आपका यहाँ पर कंटूर के अंदर है। ठीक, हाँ कंटूर के अंदर है, तो आप इससे क्या कह दोगे, यहाँ से जी जेड एफ Z1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस जेड। जी जेड आपके पास क्या है, जी जेड आपके पास है जेड माइनस के जेड। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया आपके पास, माइनस का वर्ग, माइनस बाहर से है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपके पास, एफ डैश जेड प्लस के एफ Z1, कांस्टेंट मिल गया कि नहीं। जी सर। आप कितने डिग्री का लेकर चले थे, 1 वन। डिग्री का, और ये कितने डिग्री का मिला, 0 डिग्री का। तो यदि मैं एफ को नॉन जीरो लेकर चलूं तो मुझे पॉलिनोमियल मिलेगा कि नहीं। जी सर। फिर हम आगे किसी भी तरह से करेंगे तो हमें ये हमेशा पॉलिनोमियल ही, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन अब की बार ये आया था कि आपके पास ए और बी दो रियल नंबर हैं, सच दैट ए आपके पास नेगेटिव है, बी आपके पास पॉजिटिव है, और गामा आपके पास एक सर्किल दिया था आर रेडियस e टू द पावर आइटा टी, और यहाँ पे टी की वैल्यू दी है 0 से 2 पाई। तो जब आपको वो टी की वैल्यू देकर रखेगा तो इसे ध्यान से देखना
कि यहाँ पे पावर में t की जगह 2t ना कर रखा हो, यहाँ पे आपका 0 से 2 पाई की जगह 0 से 4 पाई ना कर रखा हो, ठीक है, क्योंकि उससे इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उसने पूछा कि z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस ए इंटू z माइनस बी, और दोनों के दोनों पॉइंट, अच्छा उसने अभी बताया नहीं है कि कैसे, एक आपके पास नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब वो कह रहा है कि आपके पास यदि रेडियस जो है b तो पॉजिटिव है तो उस पर मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम ऑफ मॉड ए और मॉड बी से बड़ी हुई, तो फिर ए और बी दोनों के दोनों आर रेडियस के अंदर आ जाएंगे कि नहीं? यस नो? यस सर। ठीक है, यदि तुमने ये कहा कि मैक्सिमम निकाल लो मॉड ए और बी का और आर उससे छोटा ले लो, तो जब मैक्सिमम ले रहे हो तो जिसका मॉडुलस मैक्सिमम होगा वो तो चला जाएगा बाहर, बट जिसका मिनिमम रहेगा वो अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट इनसाइड में रह सकता है, यहाँ पे आपके दोनों के दोनों इनसाइड में रहेंगे। फिर आपने कहा कि आर ग्रेटर देन ले लो मैक्सिमम इसमें और मॉड ए इक्वल टू बी, तो फिर क्या हो जाएगा, अब तो ये रिफ्लेक्टिव पॉइंट हो जाएंगे, सपोज करो ये तुमने 1 लिया तो ये -1, सही है, ठीक, तो इसके अंदर भी आपके दोनों के दोनों इनसाइड में रहेंगे बोथ। और यदि आपने आर की रेडियस मॉड ए से बड़ी ली है और बी से छोटी ली है तो कौन अंदर आएगा, ए या बी? ए। अब आएगा ए अंदर। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास इंटीग्रेशन कब जीरो मिलेगा और कब नॉन जीरो मिलेगा। एक चीज तो क्लियर है कि यदि कोई एक पॉइंट एक सिंगुलैरिटी अंदर आई और वो भी यहाँ पे कैसी है, z माइनस ए का स्क्वायर नहीं है, सिंपल ए है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन नॉन जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऊपर वाला जो फंक्शन है उसके पास भी कोई कॉमन जीरो नहीं मिलता, ठीक है। एक यहाँ पे इंटीग्रेशन नॉन जीरो हो जाएगा, ये विदाउट सॉल्विंग की बात कर रहे हैं हम, केवल एक सिंपल अप्रोच कि जब आपके पास 1/z माइनस ए टाइप का या कोई भी आप फंक्शन दे दो जिसमें आपको z इक्वल टू ए पे जीरो नहीं है और यहाँ पे आप z माइनस ए दे रहे हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो सिंपल सी बात है, वो 2 पाई आई इंटू एफ ए जैसा आएगा, और एफ ए जीरो नहीं है तो ये कैसा आएगा, हमेशा नॉन जीरो। जब दो आ जाए तो फिर वो जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, बोलो। ना, नहीं सर, दोनों बाहर भी तो हो सकते हैं ना, ए और बी, तो ये जीरो आ possibility जाएगा। की बात हमने, है ना, पॉसिबिलिटी की बात करी थी कि पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि एक अंदर आ जाए, एक अंदर आ जाएगा तो तब तो नॉन जीरो होगा, बट यदि दोनों के दोनों ही बाहर चले गए, आर तुमने इतना छोटा ले लिया, है ना, मतलब आर तुमने, उसने तो मैक्सिमम से छोटा कहा था, तुमने मिनिमम से छोटा ले लिया, तो मैक्सिमम से तो वैसे ही छोटा हो जाएगा वो। हाँ जी, पहले वाले को चेक करते हैं और थर्ड वाले को चेक करते हैं, यदि दोनों के दोनों अंदर आ, एक आपने ए कह दिया एक आपने बी कह दिया, तो बताओ जरा क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, कैसे करोगे? कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा लो, पहले ए के अराउंड कंटूर बना लो फिर बी के अराउंड बना लो, जब ए के अराउंड बनाऊंगा तो फंक्शन ये वाला काउंट होगा, और जब बी के अराउंड बनाऊंगा तो फंक्शन ये वाला काउंट होगा, जेड की जगह बस आपको क्या रखना है, ए एंड। तो पहले ए के लिए बात करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस, दूसरी बार क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस, ठीक है, राइट। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा a माइनस बी, तो बीच में आ जाएगा माइनस, तो ये आ गया जी आपके पास a माइनस बी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस, यहाँ से आपके पास क्या बचा, यहाँ से आपके पास बचा a प्लस बी, ठीक है, बाहर आपके पास 1/2 पाई आयोटा चल ही रहा है, तो अब बताइए क्या कहेंगे आप?
यदि आपके पास ए और बी के मॉडुलस में रिलेशन नहीं डिफाइन है तो क्या आपके पास आई आर नॉन जीरो ही मिलेगा? नो सर, यहाँ ये पर अगर ए कॉन्जुगेट हो गया तो फिर वो जीरो हो हमारा जाएगा। वैसे ये भी हमारा गलत हो गया। बट यदि मॉड ए इज इक्वल टू बी हो तो फिर ए प्लस बी क्या होगा? क्योंकि ए तो नेगेटिव था, जीरो होगा कि नहीं? तो क्या कहोगे आप? ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला था, ये हो गया या नहीं? हो गया सर। हो है ना? गया सर। इसके अंदर हमें मल्टीपल सॉरी वाइंडिंग नंबर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। ठीक है, एक ये वाला बताओ, इसे सॉल्व नहीं करना, बस अपनी जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी उससे देख रहे हैं। हमारे पास एक ओपन कनेक्टेड सेट है ओमेगा, और इसके अंदर आपने मुझे आर पॉइंट्स दे दिए। एफ आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है, कैसा है? ओमेगा पे एनालिटिक नहीं है, ओमेगा के अंदर से ई को निकाल दो तो एनालिटिक है। ये वो वाला फंक्शन है जैसे हम एस पे बात कर रहे थे कि एस एक आपके पास वो दे रखा था, एस सेट दे रखा था, एक टी दे रखा था। एस में पूरा का पूरा स्क्वायर दिया था और टी में उसने एक पॉइंट निकाल लिया था, लाइक दैट। तो उसने कहा है कि ओमेगा आपके पास कोई एक ओपन कनेक्टेड सेट है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, ये आर पॉइंट, इन वाले आर पॉइंट को छोड़ दूं मैं तो बाकी सब जगह मेरा फंक्शन एनालिटिक है। तो वो पूछ रहे हैं कि इस ओमेगा पे फंक्शन एनालिटिक कब बनेगा, मतलब इन वाले पॉइंट्स पे भी फंक्शन एनालिटिक किस सिचुएशन में रहे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी हो सकती यस सर। और सिंगुलरिटी मेरे पास कैसे कैसे मिलेगी? रिमूवेबल, पोल और असेंशियल। रिमूवेबल में आपके पास लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी? फाइनाइटली। फाइनाइट। और जो पोल है और असेंशियल है, इनमें आपका फंक्शन अनबाउंडेड रहेगा कि नहीं? जी सर। इन नेबरहुड ऑफ सिंगुलरिटी। ठीक है, तो यदि मुझे इस फंक्शन को एनालिटिक बनाना है तो इन वाले पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए? रिमूवेबल सिंगुलरिटी, और जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है वही रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है। करेक्ट है कि नहीं? जी सर। की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट? तो यदि मैं फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना दूं उन पॉइंट्स पे तो वो कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ एनालिटिक भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है और रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, दोनों की डेफिनेशन सेम है कि आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली एंड यूनिकली। तो यदि मैं इन वाले पॉइंट्स पे फंक्शन को कैसा कर दूं, कॉन्टिन्यूस कर दूं, तो एनालिटिक हो जाएगा। यस सर। और वो कह रहा है कि फंक्शन बाउंडेड हो जाए ओमेगा पे, तो बाउंडेड होने से आपको सिंगुलैरिटी पता चलेगी या सिंगुलैरिटी होने से बाउंडेड होना पता चलेगा? बोलो। सिंगुलैरिटी होने से बाउंडेड पता वैसे चला। होने सिंगुलैरिटी होने से पता चलेगा कि आपके पास एफ बाउंडेड होगा या नहीं होगा। एफ के बाउंडेड होने से आपको ये नहीं पता चलेगी कि सिंगुलैरिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे आपने जो फंक्शन दिया वो कह रहा है कि बस बाउंडेड कर लो, तुमने इन वाले पॉइंट्स पे दी तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, और तुमने बस ये कह दिया कि इन वाले पॉइंट्स पे बाउंडेड रहना चाहिए क्योंकि ओमेगा के रेस्ट ऑफ द पॉइंट पे तो आपका फंक्शन कहीं इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा। जा कहाँ सकता था, इन वाले पॉइंट्स पे। इन पे तुमने कहा बाउंडेड, तो तुमने लेट अस से कि एफ जेड इक्वल टू जेड फंक्शन ले लिया, और इन जेड वन जेड टू जेड आर पे आपने दे दी वैल्यू कि भैया 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो क्या एफ के बाउंडेड होने मात्र से पेनाल्टी हो जाएगा, नो सर। या उन पॉसिबल सिंगुलैरिटीज को रिमूव भी करना होगा? और रिमूव केवल एक केस में होगी, जब आप कॉन्टिन्यूसली डिफाइन कर सके। यदि पोल या आपके पास असेंशियल हुई तो तब तो आप कॉन्टिन्यूस भी नहीं बना सकते, और जब आप कॉन्टिन्यूस बना पाओगे तो आपके पास पोल असेंशियल मिलेगी नहीं,
तो मिलेगी रिमूवेबल और फिर आपका फंक्शन एनालिटिक एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ये फिर इसकी टेलर और लॉरेंट का पार्ट है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसमें देखिए उसने आपको दिया z e टू द पावर 1/z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 और z माइनस 1। आपको उसने दिया है ये वाला सर्किल, सर्किल का सेंटर क्या है 1, रेडियस क्या है 1/2। कौन सा पॉइंट इस कंटूर के अंदर आ, 1 z इक्वल टू 1। इस वाले को हटाओ, ये बाकी आपका एनालिटिक है या नहीं है इसके अंदर। हाँ, इस वाले फंक्शन को z इक्वल टू 0 पे दिक्कत थी, उसने इसीलिए तुम्हें 1 रेडियस का सर्किल नहीं दिया या 1 से ज्यादा का नहीं दिया। 1 से ज्यादा का दे देता तो आपके पास 0 भी इंक्लूड हो जाता। ठीक है, और बड़ा दे देता तो फिर -1 भी आ जाता। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही पॉइंट है, तो कॉस्ट इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि नहीं। डायरेक्ट z की जगह रखो 1, बचे हुए फंक्शन में मल्टीप्लाई करो 2 पाई आयोटा से, तो 2 पाई आयोटा z की जगह रखा 1 e टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या गया e टाइम्स पाई आएगा। इसके लिए देखो उसने आपको 1 पे सर्किल बना के दिया है, सेंटर 1 है, रेडियस भी 1 है, आपकी बार 0 आ गया। बट मेरे पास जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है वो है z क्यूब माइनस 1। इसके पास कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा 1, सॉरी एक मिलेगा 1, एक मिलेगा ओमेगा, एक मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इन साइड में कौन है, केवल 1। तो जो बाकी बचा हुआ फंक्शन है उसे एनालिटिक लेकर चल सकता हूँ कि नहीं, 1/z माइनस 1 इंटू स्क्वायर प्लस के z प्लस 1। तो ये बचा हुआ फंक्शन हो गया आपका एनालिटिक फंक्शन। कॉशी थ्योरम अप्लाई करिए, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, z की जगह 1 रखिए तो कितना आ गया 1/2 पाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो इसे करेंगे आगे हम। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था, जरा जब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आती है उससे आपको क्या क्या चीजें पता चल रही है वो बताना। उसने कहा है कि f आपके पास C2C नॉन जीरो एंड एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन z। इससे क्या पता चला मुझे, फंक्शन नॉन जीरो है और इंटीजर्स पे एनालिटिक है। क्या ये पता चला कि इंटीजर को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, बोलो क्या इस स्टेटमेंट से ये पता चला कि इंटीजर्स को छोड़ के बाकी किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। नो सर। नहीं, क्योंकि जो एनालिटिसिटी है वो किसी एक पॉइंट पर भी मिल गई तो अनकाउंटेबल पॉइंट पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यस सर। ठीक है, फिर उसने नेक्स्ट में फंक्शन डिफाइन करा कैपिटल एफ जेड इक्वल टू दिस। ठीक है, और ये z बिलोंग्स टू c माइनस इंटीजर। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा cos अपॉन साइन पाई z, और साइन पाई z 0 कहाँ होगा, इंटीजर्स पे, इंटीजर्स बाहर निकाल। तो ये वाला फंक्शन आपका, अब वो पूछ रहा है यहाँ पे रेजिड्यू की बात करी थी, बट हम रेजिड्यू की बात नहीं कर रहे, हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे। ठीक है, नहीं चलो, तो क्योंकि इसके पास मिलेंगी इनफाइनाइट सिंगुलैरिटी, तो हर सिंगुलैरिटी पे तो निकाल सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन, बट सारी की सारी पे निकाल लूं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, तो जो एफ जेड फंक्शन है वो है आपके पास पाई एफ जेड कोस पाई जेड डिवाइडेड बाई साइन पाई जेड। ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, बोलो। बोलो भाई, नो ये सर। एनालिटिक कहाँ पर होगा ये बताओ मुझे। जैसे उसने कहा था एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन जेड, तो क्या जेड पे एनालिटिक होगा ये, जेड तो मेंबर ही नहीं है आपके, तो ये कहाँ एनालिटिक है।
इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ इंटीजर्स कंफर्म एनालिटिक होगा कि नहीं होगा? यस सर हो क्योंकि जो जाएगा। आपके पास ये स्मॉल एफ है, उसने कहा था एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन जेड, तो इंटीजर्स के अराउंड एक नेबरहुड तो मिल जाएगा जहां पे एफ एनालिटिक होगा, ठीक है। बट हाँ, उस इंटीजर पे साइन जो है वो एनालिटिक नहीं है, तो वो वाला पॉइंट आपने वहां से निकाल दिया, तो डिलीटेड नेबरहुड में एनालिटिक हुआ कि नहीं हुआ? और उस डिलीटेड नेबरहुड में मतलब डोमेन बना लिया तुमने, मल्टीप्ली कनेक्टेड। यदि मैं इंटीजर को कवर करने वाला एक कंटूर ले लूं, केवल एक कंटूर लिया, और उसने जो भी इंटीजर आपने कहा है नेबरहुड ऑफ एन, ठीक है, जो भी एन नॉट बोलते हैं, और एन नॉट आपका इसके अंदर, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है? बाहर 1/2 पाई आई कर देना, पाई आपके पास एज इट इज रहेगा। ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे z माइनस जेड नॉट का फॉर्मेट नहीं है, इसलिए इसमें हम कॉशी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हमें आगे रेजिड्यू पे जाना ही पड़ेगा। चलो जी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को अभी हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि कैसे कैसे थ्योरम आपकी पूछी जाएंगी और कैसे कैसे आपको अप्लाई करनी है। आपके पास कॉम्प्लेक्स में एक क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वे रहेंगे। अब ये आपको देखना है कि कौन से मेथड से आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, रेजिड्यू से मिलेगा या इंटीग्रल फॉर्मूला से मिलेगा। और दूसरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कहाँ समस्या है वो बताता हूँ। जब भी तुम इंटीग्रेशन करते हो तो ये जो गामा कर्व लेकर चल रहे हो, ये कैसा रहता है? क्लोज रहता है कि नहीं? उसने यस देखो सर। क्या करा, उसने कहा कि कंसीडर द क्लोज्ड कर्व, कहने के लिए तो क्लोज कर्व कह दिया, डिफाइन करा कि आर टी इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा टी, और टी की वैल्यू 0 से लेके ओपन 2 पाई तक। बताओ ये कभी सर्किल बना पाएगा? यूनिट सर्किल, कंप्लीट यूनिट सर्किल नहीं। क्लोज बनेगा ये कर्व? नहीं बनेगा। तो मतलब आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यहाँ क्लोज कहा जा रहा है और यहाँ पे क्लोज नहीं दिया जाए। फिर इससे आगे और कहाँ समस्या हुई? एफ बी अ फंक्शन होलोमॉर्फिक इन मॉड जेड लेस देन आर, और आर की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ी रेडियस का आपके पास डिस्क है। और फिर उसने क्या कहा? एफ हैज अ जीरो ओनली एट जेड नॉट, और जेड नॉट का मॉडुलस क्या दिया? उसने आर से छोटा दिया। अब आर से छोटा मॉडुलस दे के क्या तुम ये कह सकते हो कि वो यूनिट सर्किल के अंदर आएगा ही आएगा जेड नॉट? बोलो। सपोज करो आर की वैल्यू तुमने यहाँ पे 2 ले ली, 2, और मॉड जेड नॉट तुमने मुझे दे दिया कि ये आ गया 3/2, तो बताओ ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो फिर तो मेरे फंक्शन में कोई सिंगुलैरिटी होगी भी नहीं, तो इंटीग्रेशन क्या मिलना चाहिए था? 0। तो इस क्वेश्चन में एक तो यहाँ पे आना चाहिए था इक्वल टू, और यहाँ आना चाहिए था 1, तब जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ, ठीक है। कल मैं आपको सबसे पहले इसी पे बात करूंगा कि एक तो मेरे पास आता है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, तो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से तो आप इसे कर ही सकते हो, बट आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल ना भी आपको आ रहा हो लगाना, तो इसका आंसर मिलता कैसे? ठीक है, चलो जी, धन्यवाद।